हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बम्पर नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें जॉब नहीं हाथ लग रही है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आईबीपीएस का जो क्लर्कियल का 13th जो है आईबीपीएस क्लर्क, उसकी वैकेंसी आ गई है 24-25 के लिए। आप सब देख सकते हो जैसा स्क्रीन पे। अब इसमें देखते हैं कि डेट क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक का। तो ये आपका भी चालू है, आप इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका जो भी है पेमेंट डेट ये इसी बीच में लगेगा, ठीक है। आपको जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है ये आपका अगस्त में होगा, और ये सब भी जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। कॉल लेटर भी है आपको अगले महीने तक आ जाएगा। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो आपका अगस्त और सितंबर तक जाएगा, और साथ ही साथ जो इसका मेंस का जो आएगा वो सितंबर अक्टूबर में एडमिट कार्ड आ जाएगा, और अक्टूबर में इसका आपका मेंस का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। और अप्रैल 2024 यानी कि अगले साल तक आपके हाथ में जॉब होगी। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली जो आईबीपीएस पीओ है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कितने लोग हैं जो थोड़े थोड़े से मिस कर जाते हैं, बट आईबीपीएस क्लर्क जो है, जो भी लोग एक आध साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये श्योर शॉट लगेगा। और जो अभी नए नए भी हैं उनके लिए भी, जो थोड़ा इंग्लिश में लैग कर रहे हैं सपोज़, या मैथ में लैग कर रहे हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में जो अप टू द मार्क नहीं जा पा रहे हैं, वो भी इसमें आराम से अचीव कर सकते हैं। ये आपका आईबीपीएस पीओ की तरह थोड़ा लेंदी नहीं होता है इसका क्वेश्चन। और आरआरबी क्लर्क जो है, जिसे हम लोग समझते हैं कि सबसे लोअर ग्रेड का है, तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि उसमें इंग्लिश होता नहीं है। तो लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रहता है उसमें, तो इस वजह से उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आईबीपीएस क्लर्क मेरी समझ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आपको पता ही होगा, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और भी कोई भी अलग से डिग्री नहीं चाहिए, और इंडियन सिटीज़न ये सब होना चाहिए, ठीक है। एज जो है क्लर्कियल ग्रेड में वो मैक्सिमम 28 ईयर्स हैं और मिनिमम 20 ईयर्स हैं, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से आते हैं उन्हें 5 साल का एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा ये सब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से बनवाना होगा। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 23-24 के लिए इस ईयर का, तो आप अभी का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं, यानी कि 31 मार्च 2023 से ले करके जो आपका 31 मार्च 2024 है उसी के बीच का होना चाहिए, क्योंकि वही वो कंसिडर करते हैं। आपने फॉर्म जब भरा है तब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं, ये वो चीज़ मेंशन करना है वहाँ पे, उन्हें वो देखना होता है। इसके अलावा इसमें एक कंपिटेंट अथॉरिटी की बात करी जाती है जब भी हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भरते हैं। तो कंपिटेंट अथॉरिटी आप ध्यान रखना कि आप जब भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाओ तो आप आइदर उसे एसडीओ लेवल का बनवा लो, क्योंकि सर्कल जो ऑफिसर होते हैं जनरली ब्लॉक में, हो सकता है कभी कभी उनका जो तहसीलदार का पोस्ट है वो ना हो उनका, अगर छोटा ब्लॉक है तो फिर वो उसे वहाँ पे लेने से मना कर देंगे। हो सकता है आप एवेंस में चले जाओ, इस वजह से आपका डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग चला जाए। तो ये पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर इम्पॉर्टेंटली नोट कर लेना इस बात को, कि आप इसे अगर सर्कल ऑफिस पे बनवा लिए हो, ब्लॉक लेवल पे बनवा लिए हो, तो आप इसको एसडीओ लेवल पे अपग्रेड करवा लो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को अपग्रेड करवा लो, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मैं एक और चीज़ देख रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर जो लोग नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूं कि इनके एग्ज़ाम के पैटर्न्स पे बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के होते हैं। आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद फिर आपका मेंस होगा, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रीलिम्स जो है आपके 100 मार्क्स के होते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो मार्क्स दिया हुआ है वो है 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 35 मार्क्स जो है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 और इंग्लिश का 30 मार्क्स का होता है। फिर आप ये क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आप मेंस में जाओगे, जहाँ पे 50 नंबर का आपसे जीए पूछा जाता है और 40 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, और 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का क्वांट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे 190 मार्क्स का ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के ये टोटल एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसमें जीए के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो
मॉडरेट लेवल के होते हैं। इंग्लिश आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, रीजनिंग जो है वो आपको इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, एंड क्वांट भी आपको मैक्सिमम क्वांट्स जो है वो आपको मतलब इजी थोड़ा और मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। इसमें डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं IBPS क्लर्क में। अब जो है अगर आप किसी और स्टेट से भरना चाह रहे हो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो जनरली जो हिंदी और इंग्लिश वाले स्टेट है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी जगह से आप इजीली भर सकते हो। बट इसके अलावा अगर जो लोकल लैंग्वेजेस जैसे तेलुगु, असमी, गुजराती, कोनकी, ये सब जो भी हैं, अगर आप उस स्टेट से भर रहे हो पर्टिकुलरली, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। आपका ये लर्निंग टेस्ट ले सकते हैं वहाँ पे, लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखोगे। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट में रिलीज़ किए गए हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लास्ट में है एकदम। ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कैसे फिल करना है वो आप देख लेना नोटिफिकेशन को पॉज करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो देखा था एक ओवरव्यू, उसमें मैं ये पाया था कि सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन से अंडमान निकोबार में तो नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है उसमें। अब जैसे आंध्र प्रदेश में देख लो, आंध्र प्रदेश में आपको जो है टोटल 71 सीट्स जो है वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका बैंक ऑफ इंडिया का 5 जनरल है, टोटल मिला करके 6 सीट्स है, टोटल 77 बना। इसके बाद फिर आपका अरुणाचल में टोटल 1 सेंट्रल बैंक का है, और फिर बाकी 5 पंजाब नेशनल बैंक का है। इस तरह से आप जिस भी स्टेट में भर रहे हो, आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि आपके जो प्रेफरेबल बैंक हैं वो उसमें वैकेंसीज़ वाले हैं कि नहीं। जैसे सपोज़ कि आप भर रहे हो बिहार से भर दिया आपने, और आपने इसमें जो है टॉप प्रायोरिटी पे रख दिया पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इन केस अगर नोटिफिकेशन रिवाइज़ करके PNB और पंजाब एंड सिंध जो है अपना बिहार में कुछ वैकेंसीज़ ले आते हैं, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो अभी तक दिया ही नहीं है वैकेंसीज़, तो बैंक ऑफ इंडिया के आपके 17 वैकेंसीज़ हैं जो बिहार से हैं, और सेंट्रल बैंक के बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सेंट्रल बैंक को बहुत ज़्यादा नीचे मत रखना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। ये लक का चांस होगा कि अगर आपने PNB को नंबर 1 पे रखा और उन्होंने वैकेंसीज़ रिवाइज़ करके बिहार में कुछ सीट्स अपने दे दिए हैं, तो फिर आपको वहाँ पे सिलेक्शन का चांस बन जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सेंट्रल बैंक को भी ऊपर में ही रखना, जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा है आप उसे प्रेफर करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप सब लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ग्रैब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।